नमस्ते दोस्त। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। आज इस दलित डिस्कोर्स के अंतर्गत हम मुलाकात करेंगे दलित साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी से। साथियों, उनके बारे में बहुत कुछ कहना की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश करदम जी दलित साहित्य के उन स्तंभों में से एक हैं, जब इसकी हिंदी दलित साहित्य में शुरुआत हुई थी। और उनके बारे में एक विशेष बात ये बता दूँ कि उनका एक उपन्यास छप्पर नाम से प्रकाशित हुआ, जिसको हिंदी दलित साहित्य का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। डॉक्टर करदम जी ने कविताएँ, कहानियाँ, लेख, उपन्यास, काव्यखंड, उनका एक काव्यखंड राहुल काफ़ी चर्चित रहा। तो जाने-माने साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी से आज हम करते हैं बातचीत। डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सर जिस तरह का माहौल है उसमें सबसे पहला सवाल तो मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि आजकल जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो इतनी राजनीति गरमाई हुई है और इसे मतलब आप कैसे देख सकते हैं? ख़ास तौर पर बाबा साहब को याद करना एक फ़ैशन कहा जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आप बताएँ कि ये किस तरह की राजनीति है जहाँ बाबा साहब को मानना, उन्हें याद करना को एक फ़ैशन बताया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों के लिए ये फ़ैशन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए फ़ैशन नहीं पैशन है। जी। दूसरी चीज़ कि बाबा साहब की आलोचना करने वाले, उनको नकारने वाले, उनको ना मानने वाले, बाबा साहब के समय में भी थे, उनके परिनिर्वाण के बाद भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी होंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पूरी वैचारिकता के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ, वो उस समय भी वो एकदम मजबूती के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जहाँ तक ये बाबा साहब का नाम लेने के एक फ़ैशन की बात है, तो मुझे लगता है कि आज ये जो फ़ैशन दिखाई दे रहा है, जिसको कहा जा रहा है, ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में है। और राजनीति का बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ लेना-देना नहीं है। उनका केंद्र है वोट बैंक। कि बाबा साहब को मानने वालों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और पार्टियां, हर पार्टी उस वोट बैंक को अपना खींचना चाहती हैं, अपने पास रखना चाहती हैं। इसीलिए वो बाबा साहब का फोटो, बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की जयंतियां, अभी हाल ही में हुआ हमारा संसद में ही 2 दिन पहले जो घटनाएं हुई, अब उसमें उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों, वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के बिल्कुल मानने वाले हैं, दूसरा पक्ष कह रहा हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। जी। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि बाबा साहेब जिन वंचितों, दलितों, उपेक्षितों, पिछड़ों के लिए जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया और जिनकी जीवन की बेहतरी चाहते थे, उनके लिए क्या कर रहे हैं? पक्ष या विपक्ष दोनों सत्ता, उनके लिए क्या एजेंडा है, वो क्या कर रहे हैं? तो मेन चीज ये है कि वहां से वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो केवल नारों पर, जय भीम पर, जयंती पर, फोटो पर वो वहां केंद्रित होता जा रहा है और इसको हमें समझना पड़ेगा। ये भावावेश में आने का मामला नहीं है। इसमें एक पार्टी एक मुद्दे को उछालेगी, दूसरा उसका राजनीतिक लाभ चुनाव में ले लेगी। ये पहले भी देखा गया है और अभी भी जो मुझे लग रहा है घटनाक्रम ऐसा ही है कि ये मुद्दा अचानक नहीं हुआ है। ये शायद जानबूझकर ये उछाला गया है जी। ताकि इसके बहाने एक ध्रुवीकरण वोट बैंक का हो और वो आने वाले समय में, कुछ अभी दिल्ली में चुनाव है, फिर कुछ और में वहां सत्ता प्राप्त की जा सके। तो मुख्य मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो एक लक्षित, जो एक है, जो समाज है या जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जी, जी, बहुत सही। अच्छा, आज के संदर्भ में जब हम अपने संविधान की बात करते हैं और इस तरह की जो विचारधारा आ रही है जिसमें झुँझलाहट में अम्बेडकर को अम्बेडकर, अम्बेडकर कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये संविधान और मनुस्मृति के बीच कोई टकराहट जैसी स्थिति है? देखिए, मनुस्मृति और संविधान के बीच टकराहट नहीं है, बल्कि ये उन दो विचारधाराओं के बीच टकराहट है। जो एक विचारधारा मनुस्मृति का को लाना चाहती है, उसको महत्व देती है, और दूसरी विचारधारा संविधान को महत्व देती है, जो चाहती है एक राष्ट्र संविधान के द्वारा संचालित होना चाहिए।
एक दूसरा पक्ष है कि जिसको ये हजम नहीं हो रहा है, और हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि संविधान उन तमाम दबे, कुचले, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने की एक अवसर प्रदान कर रहा है। उनको स्वाधीनता दे रहा है, उनको समानता का अवसर दे रहा है, उनको संघर्ष की ताकत दे रहा है, और उनको एक संरक्षण दे रहा है कई तरह के, जो फंडामेंटल राइट्स में है ना, उनके मौलिक अधिकार उनको दे रहा है, और उनके जरिए वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो अब वो जो वर्चस्वशाली वर्ग हैं पुराने, तो उनको ये अखर रहा है, कल तक ये आदमी हमारे पैरों के नीचे रहते थे, कल तक ये हमारी जीहोजरी करते थे, हमारे सामने मुंह नहीं खोलते थे, आज ये हमारी तरह रह रहे हैं, आज ये अच्छे घरों में रह रहे हैं, आज ये सत्ता रह रहे हैं, आज ये अफसर बन रहे हैं, हमें इनके पास जाना पड़ रहा है। तो वो जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये हो रही है, तो इसलिए ये संविधान वो नहीं है। ये अभी आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले देखा, कुछ लोगों ने संविधान को फाड़ा, सरेआम फाड़ा गया। तो उन लोगों के लिए क्या उनके खिलाफ क्या रासुका में उनको बंद किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में? क्या वो देशद्रोह का किसी नियम के तहत उनको कोई कार्रवाई उनके साथ की गई? जी। तो संविधान का अपमान एक राष्ट्रद्रोह है, और यदि कोई भी आदमी संविधान का अपमान करता है, तो वो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। तो कुछ हैं लोग ही कि जो करेंगे, तो लेकिन मैं इसके इस रूप में नहीं देखता। संविधान बना मनुस्मृति, बल्कि मैं उन दो आइडियोलॉजी को देख रहा हूँ कि कौन पक्ष संविधान को महत्व दे रहा है, संविधान का शासन चाहता है, और कौन पक्ष है जो मनुस्मृति का शासन चाहता है। इसको ये पहचानने की जरूरत है। मोहन भागवत सब जानते हैं कि मतलब आरएसएस जो है वो दलितों अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ रहा है। अभी जो मोहन भागवत जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये जो एक बदलाव जो उनमें है वो क्या कारण है? आपको लगता है कि उनकी विचारधारा बदल गई है, संविधान के प्रति आस्था बढ़ गई है, या कुछ और है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे सहमत नहीं हो रहा। मोहन भागवत ये जानते हैं कि वो उनका आरएसएस दलितों के खिलाफ है, उसका वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज को। और शायद उनकी विचारधारा भी शायद वो कहीं जो लिखित रूप में है, उनके सैद्धांतिक रूप में किताबें, कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो दलितों को नकार रहे हैं, दलितों के विरोध में जा रहा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है जी। ये वहां तक शायद आरएसएस जो वो कहता है कि हम सभी को एक समावेशी समाज चाहते हैं, है ना, सभी को एक मिला जुला एक वर्ग चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, चाहे किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, कहीं भी किसी जाति का है, तो वो सब हिंदू है। ये उनकी परिभाषा है ना। और इसीलिए वो उनकी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी यही है कि यहाँ हर कोई है वो हिंदू है। यानी कि उसका एक ये होता है दूसरा अर्थ कि जो उनका जो वर्चस्व है, जी। जो उसको उसके वर्चस्व के साथ लोग स्वीकार कर लें और सब चलते चलें, तो एक समावेशी समाज रहेगा। तो वो उनके सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं कहीं भी मुझे दिखाई देता, और कहीं लगता कि वो दलितों के खिलाफ हैं या किसी के खिलाफ हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो उनके एक्शन हैं, उनके जो काम हैं, वो जरूर इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वो उनकी विचारधारा या उनके सिद्धांत भले ही अलग हों, तो वो बेचारे कहीं ना कहीं कि वो दलितों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कई जगह दलितों के साथ जिस तरह की घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, कहीं होता है तो जातिगत सी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर एक गहरी चुप्पी होती है। जी, जी, बिल्कुल आप सही चाहे वो दलित स्त्रियों के बलात्कार की घटनाएं हैं, चाहे उनके साथ में हिंसा की घटनाएं हैं, किसी भी तरह की हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके कुछ भी हो रहा है, उस पर ना कोई राजनेता बोलता है, ना मोहन भागवत बोलते हैं, ना कोई और बोलता है, कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, उस पर कोई नहीं बोल रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जब ये नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं उन तत्वों को इससे सह मिलती है, और ये इस तरह से जो सांप्रदायिक नहीं जातिगत दूरियां भी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें सर एक अम्बेडकर साहब का मुझे एक कोट याद आ रहा है, उसके संदर्भ में आपसे बात करूं। मैं पहले कोट पढ़ देता हूं कि बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 के अपने भाषण में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता। लंबे समय तक ये जारी रहा तो असमानता का दुख झेल रहे लोग राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। आज के समय में इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जो बाबा साहब पहले कह के गए, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक समानता और इस तरह की जो स्थिति अभी बनी हुई है,
इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब का आशय ये था कि सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता का आधार है कि यदि हम समाज को लोकतांत्रिक नहीं बनाएंगे जी, तो राजनीतिक लोकतंत्र जो संविधान द्वारा स्थापित हुआ है ये खंडित हो जाएगा, ये सफल नहीं होगा। जी, और हमारे यहाँ यही हुआ, इसी का खतरा बाबा साहब महसूस कर रहे थे कि हमारे यहाँ दो चीजें हैं कि जो राजनीतिक लोकतंत्र तो आ गया संविधान के द्वारा, लेकिन समाज अलोकतांत्रिक बना हुआ है, जी, समाज में लोकतंत्र नहीं है। जी, समाज में वही असमानता है, समाज में वो भेदभाव है, समाज में ऊंच नीच है, समाज में दूरियां हैं, समाज में कटुता है, समाज में घृणा है, वो सब कुछ आज भी बना हुआ है। दलितों के प्रति द्वेष है ना? तो ये आज दो तरह की प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं। एक तो होता है कि जो संविधान चाहता है, बाबा साहब भी चाहते थे कि राष्ट्र संविधान के द्वारा शासित होना चाहिए, और यानी कि इसे कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, यानी कि है ना, जी, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हो या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्र हो। दूसरा है तरफ है कि हमारे यहाँ समाज धर्म से शासित हो रहा है, जी, तो ये एक तरह का ये कहते हैं कि वो थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म से शासित है। तो ये जो टकराव है ये धर्म और संविधान के बीच है धर्म कि और संविधान। राष्ट्र संविधान से शासित होना चाहिए, लेकिन समाज भी राष्ट्र से संविधान से शासित होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन समाज नहीं हो रहा है, समाज पे धर्म का प्रभाव इतना गहरा है, और धर्म का प्रभाव जितना गहरा है, जहां जहां धर्म है वहां वहां संविधान का महत्व कम है। कम है, जी, तो ये जो धर्म से शासित समाज होता है, तो वो धर्म की परंपराओं को, धर्म ग्रंथों को, मान्यताओं को, उनको महत्व देता है। जी, उसके लिए हम, इसलिए आप देखेंगे हमारे समाज में कि लोगों को संविधान की कोई धारा याद नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का पता नहीं होगा, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है ये कुछ पता नहीं होगा, लेकिन लोगों को हर तीज त्योहार और व्रत और उपवास इसका हर किसी को पता होगा, जी, जी। ना? लोग एक और भूल आत्मसात जाएंगे। हो रखा है सर वो पहले तो से ही। ये जो चीज है, तो हुँ, ये हमें इस चीज को, जो ये जो है, इस धर्म और संविधान के बीच का जो टकराव है, हुँ, हुँ। इसको रोकने की जरूरत है। धर्म जी, और जी। संविधान कैसे साथ साथ चल सकते हैं, धर्म को समझना पड़ेगा, धार्मिक सत्ताओं को, कि संविधान से बड़ा, राष्ट्र में संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता। जी, जी। राष्ट्र संविधान सर्वोपरि है, सब संविधान के अंतर्गत है। धर्म भी, राजनीति भी, समाज भी, शिक्षा भी, अर्थ भी, सब कुछ, जुडिशरी भी, एग्जीक्यूटिव, सब संविधान के अंतर्गत है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ये समझने की ये ज़रूरत है। समझने की जरूरत है। जी सर, और अभी संविधान की बात हो रही है तो हमारे संविधान को 75 वर्ष हो गए सर। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। पर हमारे यहाँ संविधान मानवीय अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन आज के जो हालात हो रहे हैं सर, ऐसे में क्या लगता है कि हमें भी संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, संविधान की रक्षा का दायित्व तो प्रत्येक नागरिक का है। जी, जो भी जागरूक लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, और तो उन सभी का जिम्मेदारी है, मतलब संविधान का अवहेलना ना हो, है ना? संविधान असंवैधानिक कार्य कहीं ना हो रहे हो, और यदि कहीं भी, चाहे वो राजनीति में या कहीं पर भी, यदि कहीं भी संविधान असंवैधानिक कहीं कोई चीज हो रही है, या संविधान को हाशिए पर डालने जी। की कोशिश हो रही है, तो यहाँ उन सभी जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है, वो चाहे कोई भी है, वो सबकी, कि वो उस संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। जी, बहुत सही कहा कदम साहब। दूसरी एक चीज़ और है कि बाबा साहब ने किताब भी लिखी और उनका है ना वो जाति का विनाश चाहते थे। और आज के समय में जो हमारा विपक्ष है वो कह रहे हैं कि भई जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जाति के अनुपात में ही लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मानवर काशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जाति का विनाश, दूसरी तरफ जाति के आधार पर जाति के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या किस तरह देखते हैं आप? नहीं, मैं इसे कंट्राडिक्शन के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, हुँ, बिल्कुल स्पष्ट। ये जाति जनगणना ना हो, हुँ, जाति के आधार पर जनगणना ना हो, ये तभी उचित कही जा सकती है जब समाज में जाति ना रहे। जी, अब समाज में जाति है, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जी, एक व्यक्ति, बच्चा पैदा होता है हमारे समाज में, तो वो एक जाति में पैदा होता है, और जिंदगी भर वो उस जाति में रहता है, मरता है तब भी वो जाति के साथ मरता है। जी, जी, तो जाति तो आधार है हर चीज का। तो ऐसे में हम कहते हैं कि भाई वो एक कंट्राडिक्शन है कि जाति, बाबा साहब तो चाहते थे कि जाति मुक्त समाज बने,
जी, जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज, जी, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, जी, जी, है ना? ये बाबा साहब का लक्ष्य था। ऐसा ऐसा समाज होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो जाति को जिंदा रखना चाहते हैं, है ना? जिनको जाति पर गर्व होता है ना? जो तो ऐसे समाज में जहाँ तो जाति खत्म नहीं हो रही है, जाति मजबूत हो रही है ना? और इतना मजबूत हो रही है जाति, तो आप देखेंगे कि लोग पहले कहा जाता था कि भाई समाज जैसे-जैसे शिक्षित होता चला जाएगा, जाति कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। और बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि अब तो समाज बहुत आगे बढ़ गया, अब जाति को कौन मानता है, अब तो समाज बहुत शिक्षित हो गया है। हुँ, लेकिन ये इतना बड़ा झूठ है कि इसकी सच्चाई जाननी हो तो आप मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन पढ़िए, जी, जी, अखबारों में अखबारों में पढ़िए, हाँ, जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पढ़िए, वेबसाइट पर भी। वो सारे शिक्षित लोगों के होते हैं, अनपढ़ लोगों के नहीं वो होते। बिल्कुल और वो काफ़ी सारे शिक्षित विज्ञापन 95% विज्ञापन जाति आधारित होते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सर। एक सच ये एक नमूना है, वहाँ से जैसे कहते हैं एक चावल चख के पता चल जाता है खीर कैसी है। एक हाँ, वो है, वहाँ से आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है। जी, जी, तो जी। सच्चाई ये, एक समाज जाति में जकड़ा हुआ है, जाति के प्रति बहुत आग्रही है, और जहाँ जाति ही सब कुछ तय कर रही है, तो वहाँ जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, जाति के जी। आधार पर जनगणना हो, और उसके आधार पर जितनी जिसकी जनसंख्या है, जिस वर्गों की, हुँ, उनको उतना उचित प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। तो इसलिए जाति जनगणना ज़रूरी समझते हैं आप, होनी चाहिए। सर, अब अपने दलित राजनेताओं पर भी आप बिना किसी का नाम लिए बता सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे दलित समाज में राजनेता दलित समाज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। दलित समाज के मुद्दों को ज़ोर-शोर से नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो दलित समाज के मानवाधिकारों के मुद्दे हों, जातिगत भेदभाव हो, यौन उत्पीड़न के मुद्दे हों, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े या आरक्षण का मुद्दा हो। आप इनके पीछे किन कारणों को देखते हैं? क्यों नहीं ये लोग एक फ़ोर्सफुली एक ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, उठा पहली नहीं बात पा तो रहे ये हैं। कि जो जिन्हें आप दलित नेता कह रहे हैं, जी, वो अलग-अलग पार्टियों में हैं। जी, वो अपनी पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते, ठीक है? जी, और जो दूसरा ये एक राजनीति का, दलित राजनीति में शब्द इस्तेमाल कर लें, कि हुँ, दलित राजनीति का भी उद्देश्य सत्ता पाना है। जो सत्ता जहाँ उद्देश्य होता है, तो वहाँ वो सत्ता की जोड़-तोड़ होती है। तो ऐसे में व्यक्ति खुल करके अपने वर्गों के पक्ष में भी आवाज़ नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे यहाँ से समर्थन नहीं मिलेगा, मुझे उनका वोट नहीं मिलेगा, यहाँ मेरे ये हो सकता है। तो वो जोड़-तोड़ जो चीज़ें, जो सत्ता है, सत्ता का मोह, सत्ता का मोह तो होता ये हमारे दलित नेताओं को ये अपने समाज की पक्ष में एक सही और मजबूत आवाज़ उठाने से रोकता है। जब ये जागरूकता उनमें आएगी, है ना? कुछ लोग ऐसे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत में वो बहुत खुलकर आवाज़ उठाते हैं। है। जी, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ता है और वो कहीं न कहीं उनको सत्ता के साथ उनकी भागीदारी या कहीं कुछ होता है, उनकी आवाज़ धीरे-धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है, या फिर दूसरे समूहों की आवाज़ ही उनके मुँह से निकलनी शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल सही। एक सवाल और सर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले कह लीजिए एक आदेश दिया था कि जो दलित आरक्षण है, उसमें कोटा विदिन कोटा एक उन्होंने कहा था कि भई जो दलित की और उपजातियाँ हैं, उनको भी आरक्षण उसमें से दिया जाना चाहिए। तो ये जो आरक्षण के बँटवारे की जो बात हो रही है, कुछ राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के किया है, हुँ, उनका तो अलग ही मामला है, वो उसका वो बताएँ, लेकिन जहाँ तक ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीति से प्रेरित है। ये है कि जब किसी राजनीतिक पक्ष को लगता है कि किसी भी मतलब अनुसूचित जाति भी है शेड्यूल कास्ट में, उसमें से कि बहुत सारी जातियाँ हैं। जी। ये जातियाँ हमको सब वोट दे रही हैं, हुँ, वो हमको वोट नहीं दे रही हैं। जी। ये हमको तो ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ उनके आने लग जाता है, तो वहाँ वो क्या करते हैं कि वो उस या लगता है कि ये लोग एक मजबूत आवाज़ बन रहे हैं। हुँ, क्योंकि अब देखा पिछले कुछ 1-2 दशकों में देखा तो दलित जातियाँ खत से लोग ऊपर उठ करके एक दलित वर्ग बन रहा था। हुँ, जाति नहीं, वर्ग बन रहा था, हुँ। है ना? और एक सामूहिक रूप से एक मतलब दलित अपने आप में एक वर्ग है। दलित कोई जाति नहीं है। जी, जातियाँ तो अलग-अलग हैं। बिल्कुल। दलित शब्द ही अपने आप में एक वर्ग का वो बोधक है। और जब दलित है तो उसका वर्ग एक बन एक रहा है। अम्ब्रेला है जिसके नीचे सारी जातियाँ आ तो जो जाती हैं। वर्ग बन रहा है तो वर्ग एक बड़ी ताकत है। तो उस ताकत को कैसे खंडित किया जाए? जी। तो खंडित ये किया जा सकता है कि लोगों को फिर से जातियों में बाँटा जाए। हुँ, हुँ। वो ताकत खत्म हो जाएगी, और वरना जो एक वर्ग रहेगा, इतना बड़ा जातियां, वो किसी एक साथ जहां चली जाएंगी वोट देंगी, तो वो किसी की भी सत्ता बना देंगी।
इतना जी। वो जानते हैं। तो इसलिए इस एकता को तोड़ने के लिए ये कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। शायद हो सकता है ये भी इस तरह का प्रयास ही रहा हो। बाकी भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इसे उचित नहीं मान रहा हूँ। आखिरी सवाल और सर आपसे, क्योंकि आप साहित्यकार हैं और हमने साहित्य पे कोई सवाल नहीं पूछा। एक सवाल मेरे मन में आया था कि वर्तमान समय में भारतीय दलित साहित्य कितना लिखा और पढ़ा जा रहा है? क्या दलित साहित्य जाति के विनाश या कहिए कि जाति एक सामाजिक बुराई है, इस बात को समझाने में कितना सक्षम हो रहा है और लोगों की मानसिकता बदलकर उन्हें और अधिक संवेदनशील तथा मानवतावादी बना रहा है? ऐसा क्या इम्पैक्ट मतलब दलित साहित्य का लोगों पर पड़ रहा है? और आप सर एक जाने-माने साहित्यकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न का आप विस्तार से और अच्छा उत्तर दें। दलित साहित्य ने समाज को संवेदनशील और मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दलित साहित्य ने वह किया है जो हमारे यहाँ का जो साहित्य की सैकड़ों साल की परंपरा है, जिसने नहीं किया। यानी कि जो एक जड़ता बनी हुई थी साहित्य में कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही, जी। ले दे करके हम उन्हीं कथानकों पर, उन्हीं विषयों पर केंद्रित हो रहे हैं। वहीं पर नाटक लिखे जा रहे हैं, वहीं पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वहीं पर महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, और ले दे करके हम उन्हीं चीजों का पुष्ट पेषण कर रहे हैं, उन्हीं को मूल्य कहकर स्थापित कर रहे हैं। तो वो जो जड़ता थी, दलित साहित्य ने उस जड़ता को तोड़ा और उसने मनुष्य को नहीं, एक दबे कुचले जो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो मेला ढोने वाला है, चाहे वो ज्योति गांठने वाला है, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो बेलदारी का काम कोई भी है काम करने वाला, उनको केंद्र में रखा। और वो जहां एक जो एक संभ्रांत जो नायक हुआ करते थे, उनकी जगह पे ये लोग नायक आ गए। दूसरा, उन्होंने अपने इसके अपने साहित्य के माध्यम से, दलित साहित्य ने विभिन्न जो विधाओं में लिखा, उसके माध्यम से दलित समाज के अंदर एक स्वाभिमान चेतना पैदा की। और दूसरा, एक जो अपनी आइडेंटिटी होती है, अस्मिता, उसको पहचानने के लिए उनको एक तरह का उनको दृष्टि दी कि अपने आप को पहचानिए कि हम क्या है। हम इसलिए वो जो साथ में साहित्य में इतिहास बोध भी आप देखेंगे, उसमें अर्थबोध भी देखेंगे, उसमें संस्कृति बोध भी देखेंगे, उसमें मूल्य बोध भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे उसमें आ रही हैं। तो उसने जो उस जड़ता को तोड़ा, तो जड़ता क्या थी कि वो जो साहित्य परंपरागत रूप से लिखा जा रहा था, वही वैदिक पौराणिक आख्यान है, उनके ऊपर है, रामायण है, महाभारत है, उनके किस्से हैं, अधिकांश साहित्य उन्हीं को। और वही क्लासिक रचनाएं, आज भी क्लासिक रचनाएं मानी जा रही हैं कि जो उन विषयों पर केंद्रित है, वही क्लासिक रचनाएं हैं। तो मुख्यतः काल्पनिक पात्रों को लेकर जो भी है, काल्पनिक है, मिथक है, मैं उसमें जा नहीं रहा, एक पर ढांचा है बस वहां पर है। और वो क्या है, उन पात्रों के जरिए वो उस वर्ण व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था के मूल्यों को ही वो स्थापित किया जा रहा था। कहीं पर वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं, कहीं पर जाति व्यवस्था का विरोध नहीं, ये था। दलित साहित्य ने पहली बार मुखरता के साथ में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये समाज, दलित साहित्य ने संदेश दिया कि जब तक ये वर्ण व्यवस्था और जाति भेद रहेगा, तब तक समाज मानवीय नहीं हो सकता। और इसलिए दलित साहित्य ने समाज को मनुष्यता की पाठशाला बनाने का काम किया है। मनुष्यता की पाठशाला, ये मनुष्यता की पाठशाला है, दलित साहित्य ने स्थापित किया। और मनुष्यता, जहां जहां भेदभाव होगा मनुष्य मनुष्य के बीच में, वहां मनुष्यता नहीं हो सकती। तो वो जो भेदभाव, मनुष्य ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, या जो भी इस तरह का चीजें हैं, वहां उनका एक तीव्र खंडन जो किया है, और एक तरह से समाज को लोकतांत्रिक बनाने का काम ये चीज है, जो परंपरागत साहित्य ने नहीं किया। उसने समाज को लोकतांत्रिक नहीं बनाया, उसने समाज को उस परंपरागत ढांचे में धार्मिक बनाया। जी सर, एक चीज इसी से रिलेटेड है कि वो लोग ये भी, जो पारंपरिक साहित्य था उनका, वो ये कह रहे थे कि भाई जो दलित लिख रहे हैं, इनको तो लिखने का सलीका ही नहीं मालूम, इसमें कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है, और मतलब इनको लिखने की जो कला है वो नहीं आती। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र या जो कला की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं उस रत्ती पर सहमति नहीं हूं उनसे। सौंदर्य शास्त्र के मानक किसने बनाए हैं? दलितों तो नहीं बनाए, ये आपने बनाए हैं, आपके मानक है, आपके लिए हैं।
आपके लिए, उनके आपके लिए लिए है, भी, सही आपका बात अपने है। मानक है। जी। आपके अब मेरे अब मान लिया एक मजदूर आदमी है। हुँ, मजदूर आदमी दाल चावल, दाल भात या दाल रोटी खाता है। हुँ, हुँ। एक दूसरा आदमी है कि वो यहाँ नहीं जाकर के वो रेस्टोरेंट वो तरह के वो दूसरे व्यंजन खाता है। अब वो कहेगा कि ये तो भोजन नहीं है। अरे ये आपका भोजन है, आप उसका मानक कैसे तय कर सकते हैं? जी, जी। है ना? कि उसको कितना मसाला खाना चाहिए, कितनी मिर्च खानी चाहिए, कितनी मसूली चाहिए, कितना कैसे कराना चाहिए, वो चूल्हे पे बनाए, गैस पे बनाए, कहाँ बनाए, कि जहाँ जैसी सुविधा जिसकी होती है, वो जी, मानक उनके हैं। जी, और ये जो सौंदर्य के मानक थे, वो एक तरह का उनका जो उद्देश्य साहित्य का था, वो आनंद की अनुभूति कराना, जी, है ना? कि जो साहित्य आनंद की अनुभूति कराए, अब उसके जो मानक सारे के सारे वो आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं, जी, है ना? और दलितों का जो जो अनुभूतियां हैं, वो तो आह से निकली हुई हैं, जी, जी, जी। पीड़ा से निकली हुई अनुभूतियां हैं। तो यहाँ भूखा, पीड़ित, शोषित आदमी, अपमानित और घृणा का शिकार आदमी, वो आनंद कैसे कहाँ आनंद लेगा? ये उसको परिश्रम करता हुआ व्यक्ति पसीने-पसीने हो रहा है, तो हमारा तो यही सर सौंदर्य बोध मैं हो गया। वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए वो सौंदर्य बोध दलित साहित्य पर नहीं रहा। हुँ, रचना का अपना एक सौंदर्य बोध होता है। जी, सौंदर्य बोध के खांचे में रचनाएं नहीं लिखी जाती। जी, रचनाएं लिखी जाती हैं, उनके आधार पर सौंदर्य बोध तय होता है। जी। दलित साहित्य ने जो परंपरागत सौंदर्य शास्त्र था, हुँ, है ना, हालांकि मैं शास्त्र शब्द के खिलाफ हूं, तो परंपरागत साहित्य के शास्त्र के उस ढांचे को तोड़ा और एक नया सौंदर्य बोध विकसित किया, जी, जिसमें व्यक्ति आदमी को आदमी के रूप में देखा जाए, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाए, मनुष्य को किसी वर्ण के साथ ना के रूप में ना देखा जाए, किसी जाति के रूप में ना देखा जाए। कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो पहले होता था कि जो यहाँ तक कि प्रेमचंद भी जो हमारे इतने बड़े रचनाकार हैं, उनकी कहानी में भी आप देखेंगे उपन्यासों में भी कि कहीं कोई ब्राह्मण पात्र है, ठाकुर है, तो वहाँ पे वो सम्मानजनक शब्द है, बड़ा गांव में एक पंडित जी रहते थे, और जो दलित आ रहा है तो वहाँ थे नहीं है, वहाँ एक गांव में एक चमार रहता था। ये जो चीज है, जी, ये जी, जो जी। अलोकतांत्रिक भाषा और ये हुँ, सारी चीजें हैं, तो ये दलित साहित्य ने इसको तोड़ा है, जी, लोकतांत्रिक बनाया है। जी, 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 तो बहुत वहां बढ़िया। उन्होंने दलितों को ये मानवीय गरिमा प्रदान की है कि वहां उन्हीं को उसी सम्मान के साथ संबोधन है। जी, जी, है ना? बिल्कुल। तो उसमें किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया गया है, किसी दूसरी जाति का अपमान नहीं है, लेकिन जिनको जो जो गरिमा से वंचित वर्ग है, उसको गरिमा प्रदान की है दलित। तो दलित साहित्य ने, तो मैं समझता हूं कि ये एक तरह के हमारा एक टॉर्च बियरर का काम कर रहा है, और समाज को सही रास्ता दिखाने का काम दलित साहित्य कर रहा है। और इससे मैं समझता हूं कि जो बहुत ही जेन्युइन लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। जी, तो अभी मतलब आज जो लिखा जा रहा है वो सकारात्मक और हाँ, अच्छा मुझे है। अच्छा लगा, मुझे आसान्वित और कर सर पर्सनली आपसे ये है कि अब आप सरकारी पद से रिटायर हो गए हैं रहा। और आपके पास समय है, जानना ये चाहता हूँ और हमारे पाठक भी और श्रोता जानना चाहेंगे कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ अब। मेरी अच्छा, लिखने की गति बहुत तेज़ नहीं है। जी, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, जी, दूसरों का लिखा हुआ, कुछ और चीज़ें। और मैं आजकल कुछ भी लिखता हूँ तो लिखने से पहले मैं पढ़ता हूँ और फिर अपने चिंतन ज़्यादा करता हूँ, थॉट प्रोसेस से चीज़ों को गुज़ारता रहता हूँ। और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ, लिखा जाना चाहिए, फिर मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने कुछ साल पहले एक खंड काव्य लिखा राहुल नाम से, राहुल हाँ। है ना? तो वो काफ़ी मतलब मैंने पढ़ा। उस समय सर आप विदेश यात्रा पे थे क्या? हाँ, या तो अपने विदेश में ही पोस्टेड था, मैंने मॉरिशस में पोस्टेड था उस समय हाँ, पे। मॉरिशस तो में। वो मैंने धीरे-धीरे लिखा, है ना? उस पर तो वो हुआ, उसके बाद में और भी कई सारी चीज़ें आई हैं। मैंने लोक साहित्य पर काम किया, कि लोक साहित्य में दलित संस्कृति, तो उस पर मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया, लोक साहित्य का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, तो उस पर हुँ, किताब लिखी। जी, अभी और भी जिसमें कहानी संग्रह भी आया, कविता संग्रह की आई, बहुत सारी चीज़ें आती चली गई। अब मैंने हाँ, अभी एक मेरा नाटक प्रकाशन के लिए गया, वाणी प्रकाशन के पास में है, जल्दी आ जाएगा। हुँ, हुँ। और वो है चरथ भिक्खवे, सर वो नाटक ये पहला नाटक लिखा है पहला सर? नाटक है। जी, और ये बुद्ध के ऊपर है, लेकिन एक नए एंगल से मैंने उसको लेने की कोशिश की है। जी, और बाकी पाठकों को कैसा लगेगा वो तब सामने आएगा। इसके बाद अब मैं 2 उपन्यासों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक उपन्यास थोड़ा-सा ऐतिहासिक है, तो मैं इतिहास की किताबें इकट्ठी करके पढ़ रहा हूँ पहले उस इतिहास को, उस समय के इतिहास को। जी, उस पे लिखेंगे आप? तब लिखूँगा, पहले मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, वो जी, समझ रहा हूँ। और उससे जो किताबें मुझे मिल रही हैं, अब चूँकि वो जो बंगाल के विभाजन के ऊपर है, जो अच्छा, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बना 1905 1946-47 का बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। अब जो विभाजन हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो ये जो भारत विभाजन के समय का दौर का, जी, जी। वो बड़ा क्रूशियल है। वहाँ दलितों की क्या स्थिति है, दलितों को क्या कुछ अपना पड़ा।
और वहाँ से जब आए फिर शरणार्थी बन करके उनकी क्या स्थिति कहाँ रही, तो मैं उसके ऊपर वो पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे वो हिंदी में वो साहित्य उपलब्ध नहीं है, बंगला में है, बंगला मुझे आती नहीं, जी, तो इसलिए अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। तो जितनी किताबें मुझे मिल पा रही हैं मैं उन्हें उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ मैं। जी, फिर जी। उस पर मैं एक उपन्यास लिखने का मेरा मन है, उस पर लिखूँगा। एक और उपन्यास मैं और भी लिख रहा हूँ, ये जो बहुत अपने अच्छी प्रशिक्षण बात है पर। सर, हमें आपसे बहुत उम्मीदें भी है कि आप और अभी बेहतर चीज़ें आपकी और आएँगी सामने। और आपने जो ये लोगों को अपने हमारे श्रोताओं को ये बताया कि भई लिखने से पहले कितना पढ़ना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है, इससे निश्चित रूप से साहित्य में गंभीरता आती है, क्लासिक साहित्य लिखा जाता है। ये हम जयप्रकाश कदम जी से सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। सर आप बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आए और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। जय भीम।